बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर राज़े इसमें आतिफ वकास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट अगर आप देखें उसमें कहते हैं अ फोर्स ऑफ 0.4 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग थ्रू 0.1 मीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, हमें के चाहिए। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा जैसा कि हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का तरीका होता है, सबसे पहले हमें गिवन डेटा लिखना होता है। सो गिवन डेटा में फोर्स है, फोर्स 0.4 न्यूटन की चाहिए। फोर्स F इज 0.4 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन इज 0.1 मीटर्स। और रिक्वायर्ड क्या है? Required is spring constant K. K is unknown. Now इस सिस्टम को जैसा कि बताया गया है कि इतनी फोर्स चाहिए ताकि इतनी डिस्प्लेसमेंट पैदा हो, तो आप स्प्रिंग कांस्टेंट के फाइंड कीजिए। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तक आप पेपर में लिख लें तो इसका एक नंबर हो जाता है और ये ऑलरेडी आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, तो 1 मार्क इसका होता है। फिर फार्मूला का एक नंबर होता है, अगर आपको फार्मूला सही वाला याद है तो वो लिखेंगे। और चूँकि आप हुक्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हुक्स लॉ के मुताबिक F इज़ इक्वल टू KX। अब यहाँ से K के लिए इसको रीअरेंज करना है, क्योंकि हमें K चाहिए। सो K इज़ F डिवाइडेड बाई X, ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला। एंड नाउ इसको सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ हमें मालूम है, फोर्स भी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, तो इसलिए सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा? सोल्यूशन ये हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं स्टेप्स इसलिए फॉलो कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है पेपर में जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि हर स्टेप के अपने मार्क्स होते हैं। अब गिवन डेटा का अपना एक नंबर होता है, फार्मूला का अपना एक नंबर होता है, 2 नंबर का ये हो गया, बाकी 2 नंबर्स रहते हैं। इसमें इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, जैसे यहाँ पे अभी मैं करूँगा पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। अब K इज़ इक्वल टू F इज़ 0.4 न्यूटन्स एंड X इज़ 0.1 मीटर। अब दोनों SI यूनिट्स हैं, कोई मज़ीद चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों के डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसलिए आप पॉइंट को इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 4/1 से आपके पास 4 आ जाएगा। इट इज़ 4 न्यूटन्स पर मीटर, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ K। तो रिज़ल्ट हमारे पास 4 न्यूटन पर मीटर आता है। रिज़ल्ट को अलग से भी हेडिंग में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अपने मार्क्स होते हैं। तो रिज़ल्ट इज़ वैसे भी यहाँ तक भी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ K इज़ 4 न्यूटन मीटर इनवर्स, दैट इज़ रिज़ल्ट जो कि हमसे मांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये साफ कर दें। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 2, अ पेंडुलम क्लॉक कीप्स परफेक्ट टाइम एट अ लोकेशन where the acceleration due to gravity is 9.8 meter per square second. When the clock is moved to a higher altitude,
it loses 80 seconds per day. Find the value of g at this new location. यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उस हिसाब से जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर टाइम पीरियड कम होना चाहिए, और जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू कम है वहाँ पर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। चूँकि यहाँ पे कहा गया है कि क्लॉक इज़ मूव टू हायर अल्टीट्यूड, इसलिए इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होना चाहिए बजाय कम होने के, इसलिए हम इट लूजेस की जगह इट गेन्स 80 सेकेंड्स पर डे ये एज्यूम कर लेते हैं, और फिर जी की नई वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में सबसे पहले तो जी की वैल्यू है दैट इज़ 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब टाइम पीरियड गिवन नहीं है कि उसका टाइम पीरियड क्या है, लेकिन इतना कहा गया है कि पर डे उसमें 80 सेकंड्स का फ़र्क आता है। तो हम अपनी आसानी के लिए ओरिजिनल टाइम पीरियड टी मान लेते हैं। तो टी जो है इसको हम 1 डे मान लेते हैं कि इतना बड़ा कोई पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड जो है 1 डे है, और 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं और हर आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करें तो 86,400 सेकंड्स पूरे दिन के अंदर होते हैं, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो ओरिजिनली 86,400 सेकंड्स है। अब जाहिर है ये जब न्यू अल्टीट्यूड पे जाएगा, नई हाइट पे जाएगा, तो इन्होंने कहा है कि इसमें 80 सेकंड्स का फ़र्क आया है। तो चूंकि पूरे दिन के इन सेकंड्स के अंदर 80 का फ़र्क आया है, तो जो नया टाइम पीरियड होगा वो टी डैश मैं इसके लिए सिंबल यूज़ करूँगा, एंड दैट वुड बी 86,480 सेकंड्स, क्योंकि इन्होंने कहा है कि उसमें 80 सेकंड का इंक्रीज़ पर डे आता है। रिक्वायर्ड है उस नए पॉइंट के ऊपर जी की वैल्यू, तो जी डैश इज़ अननोन। नाउ फार्मूला टाइम पीरियड का ऑलरेडी आप जानते हैं, सिंपल पेंडुलम के केस में ये होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। इसको मैं जी के लिए सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने से हमारे पास टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी इस तरह से आ जाएगा, और इसको मैं फिर रीअरेंज करूँगा क्योंकि मुझे जी के लिए फार्मूला चाहिए। सो ये जी इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा और टी स्क्वायर जी की जगह पे चला जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब ये जी का फार्मूला है, लेकिन अगर मैं जी डैश के लिए लिखूँगा, जी डैश इज़ 4 पाई स्क्वायर, लेंथ में चेंज नहीं आई तो वो सेम रहेगा, टी डैश स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें जी डैश फाइंड करना है, टी डैश ऑलरेडी मालूम है, लेकिन चूंकि लेंथ गिवन नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं ताकि एल और पाई इन चीज़ों से जान छूट जाए। हमारे पास जो फार्मूला आएगा यानी जी डैश डिवाइडेड बाई जी, इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं। 4 पाई स्क्वायर जी डैश की वैल्यू है एल डिवाइडेड बाई टी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की जो वैल्यू है दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। चूँकि डिवीज़न है इसको मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी डैश स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एल। जो सिर्फ एक जैसे हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर एल के साथ जी डैश डिवाइडेड बाई जी।
और यहाँ पर फाइनल जो हमारे पास फार्मूला आएगा दैट इज जी डैश इधर ही छोड़ देंगे, जी उस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो जी डैश इज जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी डैश स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। या इसका ज़्यादा बेहतर लिखने का तरीका ये है कि टी और टी डैश दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख लेंगे और एक ही स्क्वायर इनके ऊपर लगा लेंगे, जी इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। वही चीज़ लिखने का बेहतर तरीका ये है कि जी मल्टीप्लाइड विद द स्क्वायर ऑफ दिस रेशो। तो यहाँ से बार बार हमें स्क्वायर लेने की ज़रूरत फिर नहीं होगी। अब इस फार्मूला को कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ फार्मूला 1। अब चूँकि मैंने यहाँ पर ये पिछले क्वेश्चन के छोड़ दिए थे, फार्मूला में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ी और इसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है डायरेक्ट ये फार्मूला मैं लिख सकता था, लेकिन फिर जहन में सवाल आता है कि ये फार्मूला कहाँ से आया। तो इस तरह से आप ये फार्मूला डिराइव करेंगे और अब बड़ा आसान हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखूँ तो उस सॉल्यूशन में हम जस्ट इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज़ in equation 1, formula 1, and that is g dash equals g की वैल्यू है 9.80, t 86,400 divided by t dash that is 86,480 seconds। हमने उसमें 80 सेकेंड्स ऐड किए थे और इसका स्क्वायर आएगा, ये आ जाता है जी 9.80। आप चेक कीजिए, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। यहाँ से आता है 0.999 इसका स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर खोल देते हैं सो यहाँ से आता है 0.998 और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 0.1 के करीब है। ये जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0.1 नहीं, सॉरी, ये 1 के करीब है, तो इससे आ जाता है 9.78 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड्स। तो ये ग्रेविटी की वैल्यू होगी उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर जो है टाइम पीरियड में इतना चेंज आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड 2 सेकंड एट अ प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। वंस अगेन ये पेंडुलम का क्वेश्चन है। फार्मूला जो है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड वाला ही यूज़ होगा। तो इसमें हम सबसे पहले गिवन डेटा देखें। पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन है, सो t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड्स एट अ प्लेट वेयर g इज़ 9.8, g की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड एंड हमें फाइंड करना है l, so required is length, that's it. Now the formula for time period is t equals 2 pi square root of l divided by g। हमें चूँकि लेंथ चाहिए, मैंने स्मॉल l लिखा है ये, तो दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। हम इसको l के लिए सॉल्व करेंगे तो पहले हम स्क्वायर लेते हैं तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर l डिवाइडेड बाई g आएगा। अब g और 4 पाई स्क्वायर इस साइड पे लेके आने हैं क्योंकि हमें l चाहिए, तो जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। l इज़ इक्वल टू g t स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा जी 4 पाई स्क्वायर। क्लियर?
जब ये फार्मूला है हमारे पास, इसको लेट सपोज इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब जब मैं सोल्यूशन करूँगा इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करूँगा एंड वी गेट द रिजल्ट। नाउ सोल्यूशन इस साइड पे कर लेते हैं। सोल्यूशन में हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 जो यहाँ पे है, L इक्वल्स G ऑलरेडी मालूम है 9.8, T ऑलरेडी गिवन है 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 डिनोमिनेटर में, और 3.14 पाई की वैल्यू है उसका भी स्क्वायर है। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, इसके ज़रिए से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 है और इधर से भी 4 आएगा, ये कैंसिल हो जाते हैं। ये 9.8 है और ये भी इसके करीब करीब 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा, इसलिए इनका रेशो अगर आप देखें तो ये आता है 0.992 मीटर्स। सो द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 0.992 मीटर, तकरीबन 1 मीटर है। तो अगर किसी पेंडुलम की लेंथ ऑलमोस्ट 1 मीटर हो, यानी 0.992 मीटर हो, तो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी अमूमन ये MCQs में भी पूछते हैं, तो सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं 1/2 यानी 0.5 हर्ट्ज होती है। So that was question number 3. Now we move to question number 4, but first I have to erase question 3. Question number 4. A body of mass m suspended from a spring with force constant K vibrates with F1 frequency given. When its length is cut into half and the same body is suspended from one of the halves, the frequency is F2. Find F1 ratio F2 या F1 divided by F2 या F1 F2 raised to the power -1, ये लिख लेते हैं। Again it's a question related to mass spring system, but this time the spring is suspended from some rigid support and it is under the influence of gravity as well. So spring के अंदर gravity भी यहाँ पे आ जाएगी। तो हम इसका पहले डेटा लिख लेते हैं। चलो, गिवन डेटा में आप देख सकते हैं इन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है, मास गिवन है, दैट इज m, नहीं बताया कि उसकी वैल्यू क्या है। फिर इन लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है, सो दैट इज k। अगेन इन लोगों ने फ्रीक्वेंसी दी है, दैट इज F1। अब रिक्वायर्ड क्या है? व्हेन इट्स लेंथ इज कट इनटू हाफ, वेल F2, बट अगर F2 अननोन है तो उसके लिए इन लोगों ने कुछ इंफॉर्मेशन ये दी है कि स्प्रिंग को काट दिया गया है 2 टुकड़ों में। अब इस बात पे थोड़ा सा पास करना है। पहले का स्प्रिंग कांस्टेंट K था, K1 इज इक्वल टू K। नाउ स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। रीज़न ये है कि जब स्प्रिंग एक होता है, फॉर एग्जांपल ये कोई स्प्रिंग है और इसकी कुछ लेंथ है L, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर एग्जांपल K है। अगर मैं इसको मिडल पे काटता हूँ या इफ़ अ स्प्रिंग, ये बात अपने पास नोट कर लें, ये इम्पॉर्टेंट है। इफ़ अ स्प्रिंग इज कट इनटू n parts of equal length,
अगर n पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ आप किसी स्प्रिंग के बनाते हैं, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट, द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट इज nk। अगर आप उसके n टुकड़े बनाते हैं तो हर टुकड़े का स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स द ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। यानी अगर 2 टुकड़े बनाते हैं 2k हो जाएगा, 4 टुकड़े बनाते हैं 4k हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इन्होंने कहा है कि स्प्रिंग के 2 टुकड़े बनाए, सो k2 इज 2 टाइम्स द ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट, इसलिए हम उसको 2k लिखेंगे। अब फार्मूला हमसे जो मांगा है, इन्होंने F2 नहीं मांगा, F2 डिवाइडेड बाई F1 मांगा है। F2 तो इसकी इस वक्त की जो है फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसलिए F2 और F1 का रेशो मांगा है। ये इस तरह से क्वेश्चन है, यानी F1 रेशो F2 ये फाइंड करना है। क्लियर? लेकिन K2 2K होगा, वजह ये है कि स्प्रिंग के 2 टुकड़े बनाए गए। अब फार्मूला क्या होगा? हम जानते हैं F इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई K डिवाइडेड बाई M ये होगा। अगर मैं 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की बात करूं तो एक के लिए F1 होगा तो उसके लिए M1 और K1 होगा, दूसरा F2 है तो उसके लिए M2 और K2 होगा। लेकिन मास तो चूँकि सेम है, इसलिए 1 के लिए हम इस तरह लिख लेते हैं, 2 के लिए हम K2 लिख लेंगे। ये जब इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं, F1 डिवाइडेड बाई F2, तो यहाँ से हमें मिलेगा, बाकी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये स्क्वायर रूट में K1 डिवाइडेड बाई K2 मिलेगा। तो फार्मूला ये है, इसको हम कोई नाम दे देते हैं। अब चूँकि हम जानते हैं कि K1 और K2 के अंदर क्या रिलेशन है, यहाँ से हम देख सकते हैं, इसलिए हम ये करेंगे कि जस्ट इसमें K2 की वैल्यू पुट करेंगे। सो पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट F1, ये नीचे से ऊपर आएगा तो F1 F2 इनवर्स दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट है, तो ऊपर K है, F1 स्प्रिंग कांस्टेंट पहले वाला, नया जो है वो 2K है, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको फर्दर सॉल्व करें, सो F1 F2 डैश इनवर्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो 1.414 इस तरह से आता है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये और है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आता है 0.707, तो दैट इज़ द रेशो ऑफ द 2 फ्रीक्वेंसीज, दैट इज़ द रिजल्ट। सो इसके साथ ही क्वेश्चन 4 जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बट पहले मैं ये इरेज करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं a mass at the end of spring describes a simple harmonic motion with time period equal to 0.40 seconds. Find out acceleration when the displacement is 0.04 meter. Now यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट मास अटैच टू स्प्रिंग का टाइम पीरियड गिवन है और फिर एक्सेलरेशन मांगी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में गिवन जो है, एक तो टाइम पीरियड है दैट इज़ 0.40 सेकेंड्स, एंड देन एक्सेलरेशन फाइंड करनी है व्हेन डिस्प्लेसमेंट x
is 0.04 meter. नाउ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का रिलेशन अब हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमसे रिक्वायर्ड जो है वो एक्सेलरेशन है। फार्मूला चूँकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप डेफिनेशन के अंदर ही ये देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ माइनस कांस्टेंट टाइम्स एक्स। सो फार्मूला ही यही है बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन का। सो ए इज़ माइनस कांस्टेंट, लेकिन याद रहे ये कांस्टेंट स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। मास स्प्रिंग सिस्टम में ये k/m होता है, सिंपल पेंडुलम में ये g/L होता है, लेकिन जनरली इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद x. This is the formula for acceleration. Now omega is related to the time period and therefore चूँकि हम जानते हैं कि ओमेगा 2 पाई डिवाइडेड बाई द टाइम पीरियड के इक्वल है, यहाँ पे पुट करेंगे एक्सेलरेशन वुड बी -2 पाई डिवाइडेड बाई द टाइम पीरियड रेज़्ड टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विद x। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ गिवन है, x भी मालूम है, टाइम पीरियड भी मालूम है, पाई चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है उसकी भी वैल्यू मालूम है, इसलिए इस फार्मूला 1 के अंदर जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड वी गेट द रिजल्ट। सो पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स -2 multiplied with 3.14 divided by the time period that is given is 0.40, and then we need to take its square and then we need to multiply it by 0.04. Now इसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं, इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट कर लेते हैं, you get acceleration about -9.8। चूँकि नेगेटिव साइन इधर ऑलरेडी मौजूद है, सो इट इज़ -9.8। मैं यहीं से आंसर देख लेता हूँ, 6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बकिया 5 क्वेश्चंस के लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहिए। अस्सलाम वालेकुम।